मैं एक कार्यकर्ता हूँ, वे मेरे बॉस हैं। जिस दिन दिल्ली के गलियारों में भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष के नाम की चर्चा हो रही थी, उस वक्त किसी ने ये तो बिल्कुल नहीं सोचा कि बिहार के एक शांत और लो प्रोफाइल चेहरे के हाथों में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की कमान सौंप दी जाएगी। ये कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं, बल्कि गहरी बिसात है जिसने भारतीय राजनीति के भविष्य का रुख तय कर दिया। 45 साल के नितिन नबीन का भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनना सिर्फ एक पदोन्नति नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने एक ही झटके में ये तो साबित कर दिया कि अब भाजपा का अगला दौर नेक्स्ट जेन लीडरशिप के तौर पर देखा जाएगा। अब इन्हीं के कंधों पर हार होगा, यानी कि नई पीढ़ी चाहती है भाजपा अपने इस दल में, इस सत्ता में। ये कहानी उसी युवक की है जिसने 26 साल की उम्र में अपने पिता के शव को कंधा देने के कुछ ही दिनों बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी और राजनीति के उस दलदल में उतरने का फैसला किया जहां संघर्ष की आग हर कदम पर जल रही थी। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया का स्पेशल न्यूज बुलेटिन देश दिन भर। नितिन नबीन की राजनीति किसी शॉर्टकट या पैराशूट लैंडिंग की कोई कहानी नहीं है। 23 मई 1980 को जन्मे नितिन के लिए राजनीति विरासत में तो मिली, लेकिन उसे बचाए रखने का रास्ता कांटों भरा था। साल 2006 में जब उनके पिता और भाजपा के दिग्गज नेता नवीन किशोर सिन्हा का निधन हुआ, तब नितिन के सामने दो ही रास्ते थे। या तो अपनी पढ़ाई पूरी करे, एक सुरक्षित करियर चुनते, या फिर पिता की अधूरी राजनीतिक विरासत को संभाल लेते। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और पटना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव में उतर गए। महज 26 साल की उम्र में उन्होंने 82% से ज्यादा वोट हासिल किए। एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसने दिल्ली तक भाजपा आलाकमान को चौंका दिया। अब यहीं से उस सफर की शुरुआत हो गई जिसने नितिन को आज जेपी नड्डा के बगल में लाकर खड़ा कर दिया। खुद जेपी नड्डा अपनी कुर्सी सौंपते नजर आए। नितिन नबीन की सबसे बड़ी ताकत उनकी खामोशी और काम करने का वो तरीका है जिसको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सराह रहे हैं। वे शोर मचाने वाले नेता नहीं, बल्कि फाइलों और आंकड़ों पर काम करने वाले एक एग्जीक्यूशन मंत्री माने जाते हैं। पटना की गलियों से शुरू हुआ उनका सफर बांकीपुर विधानसभा सीट तक पहुंचा, जहां से वे लगातार 5 बार विधायक भी बने। पटना की शहरी राजनीति में नितिन ने मिडिल क्लास, व्यापारी वर्ग, युवाओं के बीच अपनी एक ऐसी पकड़ बनाई कि उन्हें अर्बन पॉलिटिक्स का जादूगर कहा गया। उन्होंने सड़क, ट्रैफिक और नगर विकास जैसी बुनियादी मुद्दों को अपना हथियार बनाया। बिहार सरकार में पथ निर्माण और नगर विकास मंत्री रहते हुए उन्होंने जो काम की, उसमें सिर्फ न केवल उन्हें विधायक बनाया, बल्कि एक कुशल प्रशासक के रूप में स्थापित किया, लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया। लेकिन नितिन नबीन सिर्फ बिहार के नेता नहीं, उनकी असली परीक्षा तब हुई जब पार्टी ने उन्हें छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रभारी बना दिया। अब उस वक्त छत्तीसगढ़ में भाजपा की स्थिति कमजोर मानी जा रही थी, लेकिन नितिन ने वहां के बूथ स्तर पर जाकर जो माइक्रो प्लानिंग की, उसने सबको हैरत में डाल दिया। छत्तीसगढ़ की जीत ने यह तो साबित कर दिया कि नितिन के पास सिर्फ चुनावी रैलियों में भीड़ जुटाने का हुनर नहीं, बल्कि चुनाव जीतने की सटीक रणनीति है। आरएसएस की छात्र इकाई एबीवीपी से निकले नितिन नबीन की कार्यशैली में संघ का अनुशासन और भाजपा की आधुनिक चुनावी तकनीक का भी जोड़ संगम दिखता है। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ने उन्हें 2029 के लक्ष्य के लिए सबसे भरोसेमंद मोहरा चुन लिया। भाजपा के इस फैसले के पीछे मोदी की वो चाल है जो कि दूरगामी परिणाम देने वाली है। नितिन नबीन को आगे कर भाजपा ने पूर्वी भारत और खासकर बिहार को एक बड़ा और कड़ा संदेश दिया। बिहार से वो पहले ऐसे नेता हैं जो कि इस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। कायर समाज से आने वाले नितिन एक छवि पढ़े लिखे लोगों की बेशक ना हो, पढ़े लिखे और सुलझे हुए नेता की मानी जरूर जाती है, जो कि भाजपा की पुरानी सोशल इंजीनियरिंग को नई मजबूती देने के लिए आगे बढ़ चले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि वे 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में लाना चाहते हैं जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो। नितिन नबीन ने अध्यक्ष बनते ही अपने पहले भाषण में इसी सपने को जमीन पर उतारने का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने साफ किया कि राजनीति कोई 100 मीटर की रेस नहीं, बल्कि एक मैराथन है जहां स्पीड से ज्यादा स्टैमिना की जरूरत होती है। नितिन नबीन के सामने अब एक बड़ी जिम्मेदारी है।
उनके कंधों पर सिर्फ पार्टी को चलाने की एक जिम्मेदारी नहीं, उनके साथ और भी कई लोगों का विश्वास, भरोसा जुट जाता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखे गए उस ब्लूप्रिंट को सच करने का जिम्मा भी है, जो कि भाजपा को अगले 50 सालों तक सत्ता में देखना चाहता है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है दक्षिण भारत का वो दुर्ग, जिसे भाजपा अब पूरी तरह जीतने के मूड में है। अभी तक तो जीत नहीं पाई, लेकिन लक्ष्य साफ है। तमिलनाडु, केरल और बंगाल जैसे राज्यों में भाजपा का सूखा खत्म करना भी नितिन नवीन के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी रहने वाला है, सबसे बड़ी परीक्षा होगा। इसके अलावा देश में होने वाले जातिगत जनगणना के बाद भी उभरी नई सामाजिक चुनौतियों से निपटना, हिंदुत्व के एजेंडे को विकास के साथ जोड़कर रखना उनके लिए आसान तो बिल्कुल नहीं रहेगा, लेकिन ये परीक्षा की घड़ी है। नितिन नवीन को खुद को साबित करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे पर कितना सही साबित होते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। वो एक ऐसे दौर में कमान संभाल रहे हैं जब देश की राजनीति धर्म और जाति के बीच झूल रही है। अब ऐसे में नितिन नवीन का ये कहना कि राजनीति भोग नहीं बल्कि तपस्या है, उन्होंने साफ संकेत दे दिया कि भाजपा बूढ़ी हो रही लीडरशिप से बाहर निकलकर ऊर्जावान चेहरों को मौका देगी। नितिन की शांत नेतृत्व शैली और संगठन के प्रति अटूट निष्ठा उन्हें उस कतार में खड़ा करती है जहां से वे भाजपा के अगले युग के सूत्रधार बनेंगे। पटना की सड़कों से शुरू हुआ ये सफर अब दिल्ली के अशोका रोड और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के मुख्यालय तक पहुंच चुका है, जहां से नितिन नवीन को न सिर्फ मोदी के सपनों को जमीन पर उतारना है, बल्कि भाजपा के विजय रथ को 2029 के पार भी ले जाना है। उनकी ये ताजपोशी अनुभव और भरोसे का वो इनाम है जो कि बताता है कि भाजपा में मेहनत करने वाला एक सामान्य कार्यकर्ता शिखर तक पहुंच सकता है। ये सफर सिर्फ एक नेता का नहीं बल्कि एक कार्यकर्ता के विश्वास की प्रबल जीत है। वर्दी की हनक, कंधों पर चमचमाते सितारे और रुतबा ऐसा कि पूरा महकमा सलाम ठोके, लेकिन जब उसी वर्दी को पहनकर मर्यादा का चीरहरण सरकारी दफ्तर की मेज पर होने लगे तो समझ लीजिए रक्षक भक्षक बन चुका है। अब आप कल्पना कीजिए एक सरकारी कुर्सी की, जिस पर बैठकर प्रदेश के नागरिक और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कानून लिखा जाना था, उनकी रक्षा की जानी थी। वहां पर 1993 बैच का एक वरिष्ठ IPS अधिकारी अपनी रंगीन मिजाजी का प्रदर्शन कर रहा है। कर्नाटक के नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख DGP के रामचंद्र राव का हालिया वायरल वीडियो किसी फिल्म की रूह कपा देने वाली स्क्रिप्ट जैसा नहीं बल्कि उस कड़वी हकीकत का सबूत है जो कि हमारे सिस्टम के गलियारों में सड़ रही है। वर्दी में सजे धजे साहब अपने दफ्तर के अंदर एक महिला के साथ जिस आपत्तिजनक स्थिति में कैमरे में कैद हुए, उसने न केवल पुलिस महकमे का सिर झुका दिया बल्कि ये भी बता दिया कि सत्ता के गलियारों में अय्याशी किस कदर बेलगाम हो चुकी है। अब साहब की मासूमियत का आलम तो देखिए। वीडियो वायरल होते ही उन्होंने इसे झूठा और मनगढ़ंत करार भी दिया, जैसे कि आधुनिक युग की तकनीक ने खुद ब खुद उनका चेहरा किसी और के धड़ पर फिट कर दिया हो। अब साहब की दलीलें भी किसी मंझे हुए अभिनेता से बिल्कुल कम नहीं हैं। पत्रकारों के सामने बड़े ही भोलेपन से कहते हैं कि मैं भी सोच रहा हूं कि ये कब और कैसे हुआ होगा। फिर लगा कि फंस रही हैं तो कह भी दिया कि वीडियो शायद 8 साल पुराना है, जब वो बेलगावी में तैनात थे। अब सवाल ये कि अगर वीडियो पुराना है तो क्या वर्दी में दफ्तर के अंदर अश्लीलता करने का लाइसेंस साहब को मिल गया? 8 साल पहले किसने दिया ये लाइसेंस? इस शर्मनाक कांड के बाद कर्नाटक सरकार ने आखिरकार साहब को सस्पेंड कर दिया, लेकिन ये तो सिर्फ उस पर्वत का सिरा है जिसके नीचे भ्रष्टाचार और अनैतिकता की एक गहरी खाई दब चुकी है, दबी है। कि रामचंद्र राव का करियर विवादों की एक ऐसी फहरिस्त है जिसे पढ़कर अच्छे विलन भी पानी मांगने लगे। साहब को सितंबर 2023 में DGP बनाया गया, लेकिन उनका असली जो रूप नजर आया उसके ठीक बाद उनकी असली खिदमत तो उनके पारिवारिक कारनामों ने साफ कर दी। मार्च 2025 में उनकी एक्ट्रेस बेटी रान्या राव को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर तब दबोच लिया गया जब वो दुबई से 14.2 किलोग्राम सोना तस्करी करके ले जा रही थी। 12.56 करोड़ का सोना और साहब का रसूख दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे। जांच में खुलासा हुआ कि साहब के दफ्तर में तैनात एक सिपाही ने प्रोटोकॉल को ठेंगे पर रखकर बेटी को VIP एग्जिट दिलाने में मदद भी की। यानी कि वर्दी का इस्तेमाल सिर्फ दफ्तर में अय्याशी के लिए नहीं बल्कि घर में सोने की ईंटें जमा करने के लिए भी तेजी से हो रहा था। बेटी अभी भी जेल में चक्की पीस रही हैं और बाप अनिवार्य अवकाश से बाहर आकर एक बार फिर नागरिक अधिकारों की रक्षा का नाटक कर रहे थे। रामचंद्र राव का इतिहास खंगालेंगे तो आपको और पता चलेगा कि 2014 में साहब ने अपनी कारीगरी दिखाई थी।
मैसूर में जब व्यापारियों से नकदी जमा हुई तो पुलिस ने रिकॉर्ड में 20 लाख रुपए दिखाए, जबकि व्यापारियों का रोना था कि साहब के बंदों ने 2.27 करोड़ डकार लिए। भ्रष्टाचार और अय्याशी का एक ऐसा बेजोड़ संगम विरले ही देखने को मिलता है, जैसा कि राव जी ने साफ दिखाया। जिस अधिकारी पर नागरिकों के अधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारी थी, उसने शायद अधिकार शब्द का मतलब वर्दी की मनमानी समझ लिया। एक तरफ बेटी तस्करी के आरोप में सलाखों के पीछे, तो दूसरी तरफ पिता दफ्तर को अपना बेडरूम बना चुके हैं। सस्पेंशन की कार्रवाई तो सिर्फ एक प्रशासनिक रस्म अदायगी है। असली सवाल तो उस तंत्र पर है जिसने ऐसे रंगीन मिजाजी अधिकारियों को इतनी ऊंचे पदों तक पहुंचने दिया। डीजीपी साहब की ये कहानी हमें ये जरूर बताती है कि कैसे कुछ अधिकारी कानून की किताब को अपनी अय्याशियों का तकिया बनाकर सो जाते हैं। आज पूरा कर्नाटक इस वीडियो को देखकर थू-थू कर रहा है, लेकिन साहब अभी भी इसे मनगढ़ंत बनाकर अपनी फर्जी ईमानदारी का ढोल पीट रहे हैं। ये सिर्फ एक आईपीएस की कहानी नहीं, बल्कि उस सड़ चुके रसूख का तमाचा है जो हर बार पुराना वीडियो साजिश है ऐसा कहकर बचने की कोशिश करता है, इन दलीलों के पीछे छिपने की कोशिश करता है। आज वर्दी शर्मिंदा है, कानून के रखवाले शर्मसार है और साहब शायद अगली मनगढ़ंत सफाई की तैयारी में जुट चुके हैं। एक पिता ने अपनी बेटी को जहानाबाद से पटना सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वो डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचा पाए, लेकिन उसे क्या पता था कि पटना की उन्हीं गलियों में उसकी मासूम बेटी को और उसकी रूह को कुचल दिया जाएगा। रक्षक कहलाने वाला सिस्टम उसकी मौत का सौदा करने लगेगा। राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर में नीट की तैयारी कर रही एक 17 साल की छात्रा की संदिग्ध मौत ने पूरे बिहार को झकझोर दिया। यह सिर्फ एक मौत नहीं, बल्कि पुलिसिया कार्यशैली, अस्पताल की संवेदनहीनता और हॉस्टल के बंद कमरों के पीछे छिपे घिनौने सच की वो दास्तां है जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र को कटघरे में ला खड़ा किया। जिस छात्रा की मौत को पुलिस शुरुआत में खुदकुशी करार दे रही थी, बीमारी बताकर रफा दफा करने की कोशिश में जुटी थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक के बाद एक सारी पोल खोल दी, पूरी थ्योरी को पलट कर रख दिया और सामने आई एक खौफनाक साजिश, एक ऐसी कहानी जो आपको भी रुला देगी। घटना की शुरुआत होती है 6 जनवरी 2026 को, जब चित्रगुप्त नगर स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रह रही इस छात्रा को संदिग्ध परिस्थितियों में बेहोश पाया गया। उसे आनंद फानन में सहजानंद अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे प्रभात मेमोरियल अस्पताल और फिर हालात बिगड़ने पर मेदांता रेफर किया गया। 5 दिनों तक मौत से जूझने के बाद 11 जनवरी को छात्रा ने दम तोड़ दिया। इसी बीच पटना पुलिस ने बेहद सक्रियता दिखाते हुए मामले को रफा दफा करने की पूरी कोशिश शुरू कर दी। एएसपी अभिनव कुमार और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने आनंद फानन में बयान जारी कर इसे खुदकुशी करार दिया। अब पुलिस का दावा है कि छात्रा ने नींद की ढेर सारी गोलियां खा ली और उसे टाइफाइड जैसा संक्रमण था, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने यहां तक कह दिया कि सीसीटीवी फुटेज और शुरुआती जांच में यौन शोषण का कोई सबूत मिला ही नहीं। लेकिन 14 जनवरी को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस के दावों की धज्जियां उड़ गई। रिपोर्ट में साफ लिखा गया, छात्रा के साथ यौन हिंसा की संभावना से इनकार नहीं हो सकता और उसके शरीर पर बल प्रयोग व चोटों के गहरे निशान थे। इस खुलासे के बाद पटना पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठने लगे। मृतका के पिता ने सीधे आरोप भी लगाया कि पुलिस, प्रभात मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर और हॉस्टल संचालक मिलकर मामले को दबा रहे हैं। पिता का कहना है कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई और इसे अब खुदकुशी बनाने की कोशिश की जा रही है और सबूत मिटा दिए गए। आरोप है कि चित्रगुप्त नगर थाने की एसएचओ रोशनी कुमारी और प्रभात मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर सतीश ने सच्चाई छिपाने के लिए साठगांठ की। मामले की गंभीरता और बढ़ते जन आक्रोश को देखते हुए बिहार के गृह मंत्री भी मामले में उतरे। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने दखल दिया, जिसके बाद आईजी जितेंद्र राणा के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने जांच संभालते ही हॉस्टल मालिक मनीष रंजन को गिरफ्तार कर लिया और उन सभी पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर जांच भी शुरू कर दी जिन्होंने इस मामले को खुदकुशी बताने की कोशिश की, जल्दबाजी दिखाई। अब इस मामले ने पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले लिया। जहानाबाद से लेकर पटना की सड़कों पर छात्र न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, अखिलेश प्रसाद सिंह जैसे बड़े नेताओं ने मृतका के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की और सरकार को घेरा। विपक्ष का सीधा आरोप है कि नीतीश कुमार और नीतीश सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अपराधी प्रशासन के संरक्षण में फल फूल रहे हैं। फिलहाल
एसआईटी दोबारा फोरेंसिक जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की समीक्षा के लिए इसे पटना एम्स भेजा गया। सबसे बड़ा सवाल यही और वही कि आखिर पुलिस ने बिना ठोस जांच के इसे खुदकुशी घोषित करने की इतनी जल्दी क्यों दिखाई? क्या किसी रसूखदार को बचाने के लिए एक छात्रा की चीखों को फाइलों के नीचे दबाने का पूरा प्रयत्न किया गया? पटना का ये नीट छात्रा कांड अब इंसाफ की वो जंग बन चुका है जिसका नतीजा तय करेगा क्या बिहार में कानून का राज सचमुच बचा है या सिर्फ रसूखदारों की जागीर बनकर रह गया है। बहरहाल मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, वहां अपनी टिप्पणी, अपना वर्जन जरूर लिखिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.